सो हेलो साथियों, नमस्कार। जो हमारी जनरल साइंस की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये लेक्चर थर्ड है उसका, जिसके अंदर हम दिशा पब्लिकेशन जो है इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सोल्व कर रहे थे विथ एक्स्ट्रा डिटेल्स। और जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षा है जो आगामी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएस, सीईटी इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वक्त को जाया नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो अपने फर्स्ट टॉपिक था अपने दैनिक विज्ञान का आधारभूत जो ज्ञान है, बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस, वो चल रहा था, जिसके अंदर हम चर्चा कर रहे थे और इससे संबंधित यंत्र और मात्रा के लिए चल रहे थे। जो अपने है पेज नंबर 14 तक अपने यहाँ तक हो चुके थे। लास्ट के क्लास के अंदर अपनी यहाँ तक बात की थी कि जो है अपने एनसीफिलोग्राफ जो है मस्तिष्क के रोगों का निदानकारी जो है यंत्र है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र। कार्डियो जो है, जब भी कार्डियो वर्ड आ जाए तो हृदय से रिलेटेड होगा, ये अपन को ध्यान रखना है। स्पेग्नोमेनोमीटर जो रक्तचाप जो अपना बीपी होता है उसको नापने के लिए। स्टेथोस्कोप जो है डॉक्टर वगैरह गले के अंदर टाक के रखते हैं ऐसे, तो उसके अंदर जो है हृदय की धड़कन सुनने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, रसायन शास्त्री लुई पास्चर किस मूल के थे? तो ये अपनी जेल पहलरी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। वो फ्रांसीसी मूल के थे। जो लुई नाम आ गया, लुई सोलवार जो है इतिहास के अंदर भी देखे तो वो फ्रांसीसी थे। तो ऐसे भी हम इसको सही कर सकते हैं अपने एमसीक्यू को। ठीक है, तो जो है डिटेल्स के अंदर देख रहे हैं। लुई पास्चर जो है उनका जन्म 27 दिसंबर 1822 को हुआ और फ्रांस के डोल नामक स्थान पर नेपोलियन जो बोनापार्ट के एक व्यवसायी सैनिक के यहाँ हुआ था। इनकी विशेष खोज जो है रेबीज वैक्सीन है। कौन सी? रेबीज वैक्सीन। लुई पास्चर के समान ही दूध का 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर कीटाणु रहित करने की प्रक्रिया को जो है पास्चराइजेशन कहते हैं। अपने मिल्क के पैकेट पे होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि दूध को जो है पैकेट में पैक करने से पहले कम आंच पर जो है गर्म किया जाता है और उसके बाद में जो है वापस से पैकेट में पैक करके अपने घरों तक पहुंचाया जाता है ठंडा करके। तो इस जो क्रिया को है पास्चराइजेशन कहते हैं। लुई पास्चर को रेस्पेक्ट देने के लिए पास्चराइजेशन का नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक चौथाई कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? देखो, सूर्य और पृथ्वी की दूरी अगर कम हो जाए तो क्या होगा? सूर्य जितने से 365 दिन के अंदर सूर्य जो है, सॉरी, पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाती थी। तो अगर दूरी कम हो जाएगी तो 365 दिन से कम समय लगेगा, मतलब 6 महीने लगेंगे या फिर 7 महीने जो भी है, तो उससे कम लगेगा, 1 वर्ष से कम। तो हमारे वर्ष की अवधि क्या होगी? कम हो जाएगी, अगर सूर्य और पृथ्वी अगर पास आ गए तो। ये लिखा हुआ है, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक चौथाई कम कर दी जाए तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाएगी। फलत पृथ्वी की जो 365.25 है वो अपने वर्ष का छोटा हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का कक्षा छोटी हो जाने पर सूर्य की वर्तमान दूरी जो है, दूरी में कमी होगी। तो सिंपल सा वही है, अपन को ये ध्यान रखना है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण, पृष्ठ तनाव का कारण होता है उसके अणुओं के अंदर जो मध्य सहसंजक बल कार्य करता है, उससे पृष्ठ तनाव का एक मुख्य कारण है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के अंदर अणुओं के अंदर विद्युत बल होता नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा नहीं। अणुओं के मध्य आसंजक बल ये होगा नहीं। तो ऐसे अणुओं के मध्य सहसंजक बल, जो समान समान बल होता है, समान प्रकार के अणुओं के मध्य समान बल, उसको सहसंजक बल बोलते हैं। किसी द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण यह है कि उनके अणुओं के मध्य सहसंजक बल कार्य करता है, ये मुख्य कारण है सहसंजक बल। एक पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल सहसंजक बल कहलाता है। जिन द्रवों के अणुओं के बीच कार्यकारी सहसंजक बल अधिक होता है वे बर्तन की दीवार को जो है नहीं कर सकते, जैसे गीला नहीं कर सकते जैसे पारा। ठीक है, तो पारा जो है किसी भी अपने हाथ पे भी नहीं चिपकता, ना किसी बर्तन पे चिपकता है। तो उसके अंदर क्या है, सहसंजक बल का मान ज्यादा है। उसके जो पारे के अंदर जो पार्टिकल है वो आपस में एक दूसरे से काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण वो दूसरे ऊपर चिपकते नहीं है और अपनी ही अलग संरचना के अंदर बने रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है सहसंजक बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो वो क्या है, मुख्य कारण उसका पृष्ठ तनाव है। केरोसिन की बत्ती ऊपर चढ़ने का मुख्य कारण पृष्ठ तनाव। प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ अपने पर विद्यमान तनाव के कारण सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। क्या बोल रहा है कि कोई भी द्रव है जो स्वतंत्र पृष्ठ पर अपने विद्यमान तनाव होता है उसके अंदर जो है तनाव उत्पन्न होता है, सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। मतलब जो अपने तिल्ली मतलब
केरोसिन का जो स्टोव है केरोसिन का उसके अंदर जो है प्रेस्ट वो न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने के लिए जो है ऊपर की ओर जो बढ़ता है, इस कारण जो है बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ता है पृष्ठ तनाव के कारण। अर्थात द्रव की सतह पर इकाई लंबाई की रेखा पर लगने वाला अभिलंबवत बल द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। द्रव की जो सतह है, ये मान लीजिए कोई बर्तन है जिसके ऊपर द्रव की सतह पर इकाई लंबाई पर लगने वाला अभिलंबवत अभिलंबवत मतलब एकदम परपेंडिकुलर सीधा जो बल है वो द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। द्रव की सतह पर एकदम सीधा जो बल लगेगा वो पृष्ठ तनाव होगा, ये नोट करना है। दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव के व्यावहारिक उदाहरण कांच की नली के सिरों को बर्नर की ज्वाला में गर्म होने पर गोल होना। जैसे जो केमिस्ट्री के अंदर प्रयोगशाला में जो स्टूडेंट साइंस वाले हैं वो अच्छे से समझते हैं कि जब भी हम वो टेस्ट ट्यूब होती है कांच की जो नलिका होती है उसको बोलते हैं, उसको जब बर्नर होता है उसके ऊपर जो रखा जाता है तो वो जो है नीचे से गोल होना अपने आप को गोल आकार धारण कर लेती है। तो वो कारण क्या है? पृष्ठ तनाव का ही है। ठीक है। जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना। कपूर के जो टुकड़े होंगे अगर उनको जल के अंदर डालोगे पानी के अंदर तो वो डांस करने लगेंगे, मतलब ठहरेंगे नहीं उसके ऊपर। पृष्ठ पृष्ठ तनाव इसका मुख्य कारण है। साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल के अधिक बड़े बुलबुले का बनना। पानी की छोटी बूंद गोल तथा बड़ी बूंद चपटी होना। फुहारे से ठंडक उत्पन्न होना। द्रव की बूंदों की गोली आकृति सुई का जल पर तैरना। साबुन व अपमार्जक की शोधन क्रिया। केशिकीय क्रिया वही चीज है जो जैसे अपनी चिमनी होती है, चिमनी के अंदर जो धागा होता है उस धागे से जो तेल ऊपर चढ़ता है उसकी जो प्रक्रिया है ऊपर चढ़ने की तो वो केशिकीय क्रिया होती है। ठीक है। और पौधे द्वारा जो है पानी को जो है खींचा जाता है जड़ों से अपने तने के अंदर और पत्तियों के अंदर जो ऊपर चढ़ने की क्रिया होती है वो भी केशिकीय होती है। इस प्रक्रिया को केशिकीय बोलता है। शीशे के छर्रे बनना। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। तो ये ऐसा कुछ है। तो पृष्ठ तनाव के उदाहरण याद रखने। कांच की दो प्लेट के मध्य किसी द्रव की फिल्म स्थित है। इन प्लेटों को एक दूसरे से पृथक करना कठिन हो जाता है जिसके कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है। पृष्ठ तनाव मुख्य कारण है। तो कांच की दोनों प्लेटों को जो है आपस में जो चिपक जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी अपन जो मार्बल वगैरह है उनके अंदर जो है उनको गाड़ी में लोड किया जाता है तो गीला कर दिया जाता है। क्यों? उसके अंदर जो है पृष्ठ तनाव बन जाता है जिससे वो हिलते डुलते नहीं है और सेफ्टी के साथ जो है डिलीवर हो जाते हैं इसी कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वर्षा की बूंदों का गोल होने का मुख्य कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। जैसे ही वर्षा की जो है बूंदे आती है छोटी छोटी तो वो जो बूंदे की एक तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है डिटेल्स के अंदर साइंस के अंदर जाए फिजिक्स में तो, और एक इसके विरुद्ध में जो काम लगता है तो जो इसकी बूंद की जो सतह है वो अपने आप को जो है गोल आकार के अंदर बना लेते हैं क्योंकि इधर पृष्ठ तनाव कम होता है तो ये कम के साइड में होता है। ठीक है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ जो है कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। द्रव का जो स्वतंत्र पृष्ठ जो होगा नीचे नीचे वाला भाग होगा और वो कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करेगा तो इसके कारण जो है ये जो है वर्षा की बूंदे है गोल आकार रूप धारण कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण जैसे अभी अपने मार्बल की जो स्लेब उसका उदाहरण लिया था कि उसके अंदर बीच में पानी हो या फिर कोई भी पत्थर की जो टाइल होती है उसको अगर या फिर आपने देखा होगा घरों के अंदर टाइल्स वगैरह लगती है तो उसके अंदर भी अगर दोनों को पास में लाए और पानी लगा दे बीच में तो वो चिपक जाएगी और पृष्ठ तनाव का ये मुख्य कारण है उसका। ठीक है। उसी प्रकार जो है शेविंग ब्रश के बाल भी आपस में चिपक जाते हैं किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से निकालने पर ब्रश जो है शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि पानी के अणुओं के बीच सहसंजक बल होता है। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर देखिए, इसको समझिए। आरएसपी 2007 में आ रखा है 2007 के अंदर। ठीक है। तो ये समझ लीजिए बर्फ का टुकड़ा है इसके अंदर। तो बर्फ का टुकड़ा इसके अंदर जैसे ही मैंने डाला तो ये समझ लीजिए इतना बढ़ गया। ठीक है। तो इतना ही बढ़ेगा। अब ये टुकड़ा पिघल गया तो इसका भार तो कोई चेंज हुआ नहीं कि वजन जो पहले बर्फ का टुकड़े का ग्राम 100 ग्राम था तो वो 100 से 150 ग्राम हो गया, वो तो हुआ नहीं। अगर इसका वेट ही नहीं बढ़ा तो इसका जो है स्तर कैसे बढ़ जाएगा? आप ही सोचिए, नहीं बढ़ेगा ना। तो स्तर क्या होगा? वही रहेगा। ठीक है। ये अपन को नोट करना है। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इस कारण पूछा है क्वेश्चन। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार तैरती हुई वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव का विस्थापन करती है, अतः आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः किसी भी पानी भरे बर्तन में तैरती बर्फ जब पूरी पिघल जाती है तो पात्र में पानी का स्तर जो है अपरिवर्तित रहता है। ये वही चीज है।
बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? आरएस 2010 और आरटीईटी 2011 के अंदर पूछा गया है, क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है पानी से कम होता है। ठीक है, पानी का घनत्व अधिक होगा, बर्फ का घनत्व कम होगा, इस कारण जो है बर्फ पानी पर तैरेगी। ठोस पदार्थ का घनत्व तरल पदार्थ से अधिक होता है, किंतु ठोस बर्फ का घनत्व तरल जल से कम होता है। आमतौर पर जो होता है ठोस पदार्थ होता है उसका घनत्व जो है अधिक होता है, किसकी तुलना में? तरल की तुलना में। लेकिन जो बर्फ का है उसके मामले में ये उल्टा होता है। जो ठोस बर्फ होती है उसका घनत्व जो है तरल जल से कम होता है। इसका कारण क्या है? उसके अंदर जो है बर्फ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए जब बर्फ जमती है तो वह पानी की अपेक्षा ज्यादा स्थान घेरती है। ठीक है, पानी की अपेक्षा बर्फ जो है ज्यादा स्थान घेरेगी, अर्थात आयतन बढ़ने से उसका घनत्व पानी से कम हो जाता है, जिस कारण बर्फ पानी पर तैरती है। अगर आयतन बढ़ेगा तो उसका घनत्व जो है, घनत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि किस सरफेस के अंदर जो है ये पानी इतना सारा स्थान घेरा है तो ये इसका ये घनत्व हो गया। ठीक है, और बर्फ का घनत्व, बर्फ इतनी सी स्थान घेरेगी। ठीक है, तो ये इसका घनत्व, तो बर्फ का घनत्व तो कम है और पानी का घनत्व ज्यादा है, इस कारण जो है बर्फ जो है पानी पर तैरेगी। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है अपन ने अभी देखा है, पृष्ठ तनाव होता है केश नली के अंदर, किसी कोई भी चीज हो। किसके अंदर आ चुका है क्वेश्चन? आरएस प्री एग्जाम 2007 के अंदर पूछा गया है, और इसका जो कारण है वो भी देख लेते हैं। देखिए, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है, ये कारण होता है केशिकत्व के कारण। केशिकीय केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। यह घटना पृष्ठ तनाव के कारण होती है। दैनिक जीवन में केशिकत्व के कुछ व्यवहारिक उदाहरण निम्न है। अभी ने चर्चा की थी, पौधों व पेड़ों के तनों में जल चढ़ना, ये भी केशिकत्व है। स्टोव व लालटेन जो आजकल बंद हो गए, चलन में नहीं है। मिट्टी का तेल या मोमबत्ती होती है, उसके अंदर जो है मोम का वो चढ़ना होता है। मिट्टी का तेल जब चढ़ता है उसके अंदर ऊपर बर्नर के अंदर, तो ये सब केशिका के उदाहरण है। और तौलिए के एक सिरे को बाल्टी के अंदर, या फिर जो कपड़े धोते समय बाल्टी के एक सिरे के अंदर कपड़े डूबे रहते हैं, दूसरे सिरे से मत ही मतलब ऑटोमेटिक जो है पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, भीगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो केशिकत्व है। कॉफी पाउडर का शीघ्र जल में घुलना, पेन की निब द्वारा स्याही सोखने का कार्य, किसान का वर्षा होने पर खेत जोतना ताकि मिट्टी में जो है केश नलियाँ टूट जाए, जिससे नीचे नमी बनी रहे। ठीक है, ये होती है केशिकत्व। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। भारहीनता मतलब जीरो ग्रेविटी हम बोल सकते हैं, और जीरो ग्रेविटी की जो होगा उस समय जो है उसके अंदर जो अपने मोमबत्ती की जो लोग का आकार है वो गोलाकार हो जाएगा, एकदम ऐसा। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका भार होता है, भार कहलाता है। अतः भारहीनता शून्य गुरुत्व बल, जीरो ग्रेविटी अपने बात की है, किसी की स्थिति है। इस प्रकार भारहीनता को स्थिति में जब एक मोमबत्ती की ज्वाला को आकार गोलाकार हो जाएगा, क्योंकि भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान शून्य हो जाएगा, जिससे ज्वाला गैस के साथ ऊपर नहीं जा पाएगी। ठीक है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? ठीक है, आरएसपी 2007 के अंदर पूछा गया है। साबुन के जो है दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले हैं, एक नली द्वारा संपर्क में लाए जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, एक नली के द्वारा संपर्क में लाया तो क्या हुआ, छोटा बुलबुला और छोटा बड़ा बुलबुला और बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो है अपन को पता है कि जो इसके अंदर डिटेल्स देख लेते हैं पहले तो। डिटेल्स में आपको अच्छे थ्योरी समझ में आएगी, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग पे चलेंगे। जो प्रश्न अनुसार क्या है कि दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों पर एक बुलबुले का आकार छोटा और दूसरे के बुलबुले का आकार बड़ा हो जाएगा। छोटे बुलबुले का आकार कम होने के कारण उसमें बड़े बुलबुले की तुलना में अधिक वायुदाब या उच्च वायुदाब होगा। जो छोटा बुलबुला है उसके अंदर तो उच्च वायुदाब होगा, वायु का प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के होता है, ये अपन को पता ही है। ये चीज हम इधर समझाने वाले थे कि जो इधर छोटा बुलबुला है इसके अंदर जो है उच्च वायुदाब बनेगा, और वायु का प्रवाह जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है, तो वायु का प्रवाह होगा इस तरफ। ठीक है, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। और जो वायु का प्रवाह होता है वो होता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। छोटे बुलबुले के अंदर उच्च वायुदाब बनेगा, जिसके कारण जो है ये और छोटा होता जाएगा, और जो बड़ा बुलबुला है यहाँ पे जो है निम्न वायुदाब बढ़ेगा, जिसके कारण जो है यहाँ से जो है इसकी वायु इधर आएगी, तो ये और बड़ा होगा, और छोटा ये और छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स के अंदर भी यही है, कोई स्पेशल नहीं है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पत्तियों
का रंग हरे क्यों होता है या फिर पत्तियां हरे कलर की क्यों दिखाई देती है? आरएसपी 2010 के अंदर आया है। हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण। जो हरे वर्ण होता है, हरा कलर होता है, उसको तो वो रिफ्लेक्ट करती है, और बाकी जो कलर होता है उन सब कलर को जो है पत्तियां द्वारा जो ऑब्जर्व कर लिया जाता है, इस कारण जो है उसका रंग जो है हरा ही दिखता है, क्योंकि हरा तो है रिफ्लेक्ट करता है, बाकी कलर को ऑब्जर्व कर लेता है। पत्तियां हरे रंग का परावर्तन करती है, परावर्तन हो गया रिफ्लेक्ट, और बाकी रंगों का जो है ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, इसीलिए जो है हमें हरा कलर दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त पत्तियों में एक रसायन पाया जाता है जिनकी जो इनकी भोजन बनाने में सहायता करता है, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियां हरी दिखाई देती है, जिसके कारण इसका रंग हरा दिखाई देता है। मेन कारण क्लोरोफिल है, हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये केशिका क्रिया के द्वारा जो है इस सिद्धांत पर कार्य करता है। गुरुत्व के विरुद्ध किसी द्रव के प्रवाह की क्षमता को ही केशिका क्रिया कहते हैं। केशिका क्रिया का नाम दिया गया। फाउंटेन पेन केशिका क्रिया के सिद्धांत पर ही काम करती है। गुरुत्व के विरोध में ही है। देखो, ये चिमनी अपन ने लगा दी, चिमनी की लो ये है, इसके अंदर ये डोरा है और यहाँ तक इसके अंदर तेल भरा हुआ है। ठीक है, पहले काफी यूज में लेते थे। तो इसके अंदर जो है इसकी लौ बन गई, सही से नहीं बनी, तो ठीक है। इस चिमनी के अंदर जो है केशिका होता है, केशिका जो है गुरुत्व तत्व के विरुद्ध काम करेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है नीचे की साइड लगता है अपने धरातल की ओर पृथ्वी पे, और जो है केशिका तत्व क्या कर रहा है, इस जो तेल है धागे की सहायता से ऊपर चढ़ रहा है इस लौ के अंदर। तो ये केशिका क्या है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो है काम करता है सिद्धांत पर। तो अपन को पता है फाउंटेन पेन भी इसी प्रकार कार्य करता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। जैसे देखा होगा, जो आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि जो है बर्फ के ऊपर नमक लगा देते हैं, और उसके अंदर जो है उनका जो फ्रीजर होता है उसके अंदर कुल्फियाँ वगैरह पड़ी रहती है। उसका मुख्य कारण यही है कि जो है बर्फ पिघलने का टाइम जो है बढ़ जाता है। अगर बर्फ के ऊपर नमक डाल देते हैं तो बर्फ है ना धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होती है, एकदम से नहीं पिघलती, जिसके कारण वो लंबे समय तक वो ठंडी रख पाता है अपनी आइसक्रीम को। तो ये मुख्य कारण है, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु है वो घटता है। ठीक है, डिटेल्स के अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर है व्याख्या में, जब कोई अवाष्पशील विलेय जैसे वाष्पशील विलेय कहाँ गया, जब कोई अवाष्पशील विलेय जैसे नमक किसी शुद्ध विलायक जैसे पानी में मिश्रित किया जाता है तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे सामान्य क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। उदाहरण के लिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, किंतु यदि जल में नमक मिला दिया जाएगा तो जो है क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। मतलब नॉर्मली जो है पानी अपन को पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उबलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर पानी के अंदर नमक मिला दिया तो वो 100 डिग्री पर नहीं उबल के क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे जो है उबलेगा, 100 पे नहीं उबल के 120 पे उबलेगा या 150 पे उबलेगा, तो ऐसा होगा। तो उसका क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक वो बढ़ जाता है अगर पानी के अंदर नमक डाल दिया तो। और वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक बोलते हैं। ये अदर डेफिनेशन है। अतः जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर रखने के लिए तो फालतू हो गई, इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। वही दूसरी ओर जब किसी शुद्ध विलायक जैसे पानी को अवाष्पशील विलायक में घोला जाता है तो शुद्ध विलायक का जमाव बिंदु घट जाता है, जैसे हिमांक का उन्नयन। फ्रीजिंग पॉइंट इसका जस्ट उल्टा है। उदाहरण के लिए क्या लिया है, फ्रीजिंग पॉइंट जल का जो जमाव होता है, जल अपन को पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते हैं, जो फ्रीजर होता है उसके अंदर जो है बर्फ बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर नमक लगा दे तो नमक अगर है पानी के अंदर मिला हुआ तो उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट भी जो है नीचे चला जाता है, वो -4 -2 या -3 टेम्परेचर आएगा, तब वो जमना स्टार्ट होता है। तो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरी पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज सुनाई देती है। इसका मुख्य कारण क्या है? ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। इसका मुख्य कारण यही है। RS 1985 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि एक लड़का है जो है, उधर से एक लड़का खड़ा है और इधर जो है रेल की पटरी है, और इधर दूसरा लड़का है जो कान लगा रहा है।
ठीक है। अगर वो कान लगाया गया तो पहले तो देखो हथौड़ा से पीट रहा है इसको, इसको पीटने पीटने पर उसको कान से पहले सुनाई देगा, मतलब इसके अंदर जो है लोहे के अंदर इसका जो है ध्वनि का संचार अधिक हो रहा है जल्दी तीव्र गति से। और दूसरा जो है कुछ समय बाद में जो है वायु के द्वारा होगा साउंड इसके कानों तक पहुंचेगा। तो इस प्रकार जो है दो प्रकार से इसके कान में जो है ध्वनि उत्पन्न होगी। ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होता है। ये अपन को चीज ध्यान रखनी कि ध्वनि का वेग जो होता है ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होता है। कोई भी चीज ठोस चीज है जिसके अंदर मैं अगर साउंड ठोकूंगा तो उसके अंदर जो है जल्दी होगा, और गैस जो है अपने वायु के एटमॉस्फेयर है उसके अंदर, तो उसके अंदर दूर होगा, उसके अंदर जो है कम होगा। ये अपन को नोट करना है। अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है, ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस्पात में ध्वनि का वेग अधिक होता है। इस्पात वही है लोहा जिसके अंदर ध्वनि का वेग अधिक होगा, जिस कारण जो है रेल की पटरी से होकर ध्वनि पहले पहुंचेगी फिर बाद में वायु से होकर, जिस वजह से मजदूर द्वारा पटरी पर हथौड़ा मारने के कुछ दूरी पर खड़े लड़के को दो बार आवाज सुनाई देती है। लड़के को दो बार आवाज सुनाई देती है, एक तो जो है उस पटरी के द्वारा ही, मतलब इस्पात के द्वारा, लोहे के द्वारा ठोस वस्तु हो गई, और दूसरा जो है साउंड सुनाई देगा उसको वायु के द्वारा। ठीक है, तो दो आवाज सुनाई होगी पटरियों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकेगा। अपन को ध्यान रखना साइकिल सवार हो चाहे मोटरसाइकिल सवार हो वो अपने मोड़ पर झुकेगा, चाहे फोर व्हीलर भी क्यों ना हो मोड़ पर झुकेगा तो भीतर की साइड ही झुकेगा। ये देखो अपने ऐसे ऐसे कुछ मोड़ होता है तो वो अंदर की साइड ही ऐसे ऐसे टर्न लेता है। ठीक है। यदि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है तथा अपनी गति कम कर लेता है, जिसमें वह अभिकेंद्री बल होता है फिजिक्स के अंदर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अपने भार को संतुलित कर सके और गिरने से बच सके। अभिकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। यह एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है, जहाँ एम द्रव्यमान, वी वेग और त्रिज्या आर होती है। तो ये डेरिवेशन से निकलता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। काफी डिटेल्स अंदर नहीं जाएंगे, मोटा मोटा अपन को ध्यान रखना है कि जब भी साइकिल सवार मुड़ता है तो वो अंदर की ओर मुड़ता है। ठीक है। और इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसका सेंटर पे रहता है, अभी केंद्रीय बल इस साइड रहता है। तो ये काफी डिटेल्स के अंदर जाए, फिर उसके बाद में एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन होता है, तब जाके जो है रिजल्ट आता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। दैनिक जीवन में अभिकेंद्री बल के व्यवहारिक उदाहरण ये अपन को नोट करने हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ये अभिकेंद्री बल है। साइकिल सवार अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेता है, तो मोड़ पर सड़क व रेल की पटरी में ढलाव इसी कारण रखा जाता है। इस ये कारण हो गया। जब कोई कार सड़क के मोड़ पर पहुंचती है तो उसे मोड़ने के लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। कार का यह बल उसके टायरों एवं सड़क के बीच में विद्यमान घर्षण बल से मिलता है। कीचड़ वाली सड़क पर तेजी से चलती हुई साइकिल या मोटर के पहिए चिपटे कीचड़ के कण ऊपर की ओर स्पर्श रेखा की दिशा में फेंक दिए जाते हैं, इसलिए पहियों पर मड गार्ड लगाए जाते हैं। ठीक है, अपन को पता है मड गार्ड क्यों लगाए जाते हैं मोटरसाइकिल पे, तो ये भी जो है इसका मुख्य कारण है। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी केंद्रीय बल, भाई टायर चल रहा है, गाड़ी चल रही है, इसका जो है कीचड़ वगैरह है जो इसी स्पर्श रेखा की ओर से ऊपर पहुंच जाते हैं। अब इधर मड गार्ड जो है मडगार्ड वो गाड़ी के अंदर नहीं लगा होगा तो अपने पैर को गंदा करेगा, तो इधर मडगार्ड लगाया जाता है कीचड़ को बचाने के लिए। और ये स्पर्श रेखा की सीधी ओर गमन करती है क्योंकि इसके अंदर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। दही का दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रण का किया जाता है। ठीक है। अपकेंद्रण PSI एग्जाम 2002 के अंदर क्वेश्चन आया है। अपकेंद्र बल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्र बल एक छद्म या काल्पनिक बल है। ठीक है, इस काल्पनिक बल है, फिर वास्तव में कोई बल नहीं होता, जो वर्तीय मार्ग पर घूमती हुई वस्तु के सापेक्ष स्थिर प्रेक्षक को उस वस्तु पर केंद्र से परे लगाता हुआ प्रतीत होता है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध के मक्खन निकालने की मशीन आदि इसी सिद्धांत पर जो है कार्य करती है। अपकेंद्रण अपन को पता है वो बिलौना की मशीन आती है, तो दही के अंदर चला के छोड़ देते हैं वो। मेन तो जो है उसका वर्ताकार पथ के अंदर जो गति होती है वो इसके अंदर काम में ली जाती है। दूध से मक्खन निकालने के लिए जो बिलौना है वो गोल गोल घूमता है, पता ही है। कपड़ा सुखाने की मशीन, वॉशिंग मशीन, वो भी गोल गोल घूमती है। तो ये जो भी है अपकेंद्रीय बल होता है, इसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अपकेंद्रण होती है ये क्रिया, ये नोट कर लेंगे आप। जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सीईटी 2023 के अंदर जो है ये क्वेश्चन आ चुका है। सीईटी 2023 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। अपकेंद्रण बल कार्य होता है ये। और क्वेश्चन जो अपने पास था कि क्या था,
जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो वह सघन कण नीचे तथा हल्के कण, जैसे अपन को पता है कि कांच सॉरी जो रेत के कण होते हैं वो उनको जब पानी के अंदर घोला जाता है और जब घुमाया जाता है तो जो है सघन कण नीचे बैठ जाते हैं, हल्के कण ऊपर तैरते हैं। तो इसका क्या सिद्धांत है? अपकेंद्रणी है। भाई घूमने वाली चीज अभी हमने बात की थी। कपड़ा सुखाने की मशीन जो वॉशिंग मशीन होती है वो उसके अंदर घूमता है, दूध के अंदर मक्खन निकालने के लिए, बिलौना करने के लिए अपकेंद्रण होता है। वर्ती की जो गति होती है वो अपकेंद्रण बल होती है। तो अपन को ध्यान रखना है, इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो गया अपकेंद्रण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजों के फूलने का क्या कारण है? ठीक है, अंतशोषण जो है, लकड़ी के दरवाजे का फूलने का मुख्य कारण है पानी का अंतशोषण। पानी का जो है अंत सोख लेता है वो, कौन? लकड़ी। वर्षा ऋतु के दौरान लकड़ी के दरवाजे पानी के अंतशोषण से हुई नमी के कारण जो है फूल जाते हैं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है उनका कम घनत्व या शांता। ठीक है, कोई भी चीज अगर बादलों के कम घनत्व के कारण जो है उनका तैरती है, अगर ज्यादा घनत्व होंगे तो वो बादल धीरे धीरे चलेंगे। शांता, विस्कोसिटी, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, शांता कहलाती है। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गई साइंस की लैंग्वेज में, तो इसको इजी करते हैं अभी। शांता द्रव के बहने की क्षमता का मापक है। कुछ द्रव धीरे धीरे बहते हैं जैसे ग्लिसरॉल तेल, और कुछ अन्य द्रव बहुत तेजी से बहते हैं, जल, एल्कोहल आदि। ठीक है, अगर पानी को डोलेंगे तो बहुत जल्दी डुल जाएगा, मतलब बह जाएगा। ठीक है, तो इसकी शांता जो है वो कम हो गई। ठीक है, और अगर इसी की तुलना में अगर हम किसको डोलेंगे, घी को डोलेंगे, तो घी धीरे धीरे जाएगा, तो घी की जो शांता है वो अधिक हो गई। शांता जो होता है द्रव के बहने के गुण को जो है मापने का मापक इकाई है एक तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने देख ही लिए। दैनिक जीवन में शांता के व्यवहारिक उदाहरण, बादल वायु की शांता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं तथा वे आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। यदि हम जल व शहद को कीप में अलग अलग डालें तो जल बहुत शीघ्र कीप के छेद में से होकर बाहर निकल जाता है, परंतु शहद बहुत धीरे से निकलता है। कीप के अंदर, कीमे के अंदर अगर जल डालोगे तो वो पानी तो खड़खड़ खड़खड़ बह जाएगा, और जो शहद है वो टाइम लगाएगा। तो शहद के अंदर क्या है, शांता का गुण अधिक है, शांता अधिक है शहद की। ठीक है, ये अपन को नोट करना है। वाहनों के टायरों की बाह्य सतह नालीदार बनाई जाती है। भाई वाहन का ये टायर है समझ लीजिए। ठीक है, इसकी जो सतह होती है, सतह मतलब ऊपरी पार्ट, ऊपरी पार्ट पे देखा होगा आपने ऐसे डिजाइन बनी होती है, कुछ आड़े कट्टर, कुछ सीधी लाइनें। तो ये किस कारण होती है? डिजाइनिंग के तौर पे तो नहीं बनाई है ये लाइनें टायरों के ऊपर, घर्षण को बढ़ाने हेतु बनाई है। घर्षण बढ़ेगा तभी जो है ब्रेक टाइम पे लगेगा, और तभी एक्सीडेंट होने की संभावना कम होगी। इसी कारण जो है टायर पे जो है निशान वगैरह मिट जाते हैं, तो टायर को चेंज करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है घर्षण नहीं बनता, वो फिसलने लग जाता है डायरेक्ट। ठीक है, इसी कारण जो है टायरों पर नालीदार बनाई जाती है डिजाइने। वाहनों के टायरों की बाएं सतह नालीदार बनाई जाती है ताकि सड़क की सतह पर पहियों के बीच में घर्षण बढ़े। सड़क की सतह और वाहन के पहियों के बीच जो घर्षण उत्पन्न होता है वह गति घर्षण के रूप में कार्य करता है, जिससे एक बाहरी बल, वही चीज है, कोई स्पेशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, खाली जगह है के द्वारा बादल बनते हैं। बादल किससे बनते हैं? भाई द्रवण से बनते हैं, लिक्विफिकेशन बनते हैं। डिटेल्स के अंदर देख रहे हैं, द्रवण, लिक्विफिकेशन उन सभी प्रक्रियाओं को कहते हैं जो ठोस से या द्रव से आरंभ होकर गैस बनाते हैं। बादल आसमान में मौजूद जो पानी से बनते हैं, ये पानी जमीन से जो है वाष्पित होकर अन्य क्षेत्र में आ सकता है। आसमान में हमेशा भाप की कुछ मात्रा मौजूद रहती है जो हमें दिखाई नहीं देती। बादल तब बनते हैं जब हवा का कोई क्षेत्र ठंडा होकर भाप को द्रव में बदल देता है। वो हवा जहाँ बादल बनते हैं, जलवाष्प का संघनित गैस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त ठंडी होनी आवश्यक है। पानी हवा में मौजूद डस्ट, बर्फ या समुद्री नमक जैसे सघन नाभिक कहा जाता है के साथ संघनित होता है। ठीक है, तो जो अपना जो समुद्र है उसके अंदर भाई गर्मी पड़ेगी, वाष्पीकरण होगा, मतलब समुद्र का जल वाष्प के अंदर बदलेगा, नदियों का जल वाष्प में बदलेगा, ऊपर उठेगा। ऊपर उठने के बाद में जो वायु के अंदर जो है कण है, अपने धूल मिट्टी है और काफी सारी चीजें हैं, वायु की गैसें है, उनके साथ जो है संपर्क में आने के बाद में जो संघनित होगा, और संघनित होने के बाद में जो है बादल का जो है निर्माण होगा। ये छोटी सी ऐसी कुछ प्रक्रिया है, तो ये अपन को ध्यान रखना है कि बादल किससे बनते हैं, द्रवण द्वारा, लिक्विफिकेशन से बनते हैं। एक अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? भाई एक कमरा है मान लो, तो कमरा है, कमरे के अंदर जो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। अब फ्रिज को थोड़ी पता है कि मुझे है ना फ्रिज के अंदर चीजें रखी है उसको ठंडा करना है, या फिर बाहर पूरे कमरे को ठंडा करना है। तो फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया तो उसके अंदर ऐसे सेंसर लगे हुए हैं ठंडा करने की, तो बाहर का टेम्परेचर उसको नोट करेगा और ठंडा करने का प्रयास करेगा।
लेकिन जो फ्रिज के पीछे भी तो एक चीज़ लगी हुई रहती है, पता है क्या? फ्रिज के पीछे जो है उसे क्या बोलते हैं कंप्रेसर जो होता है वो लगा रहता है, तो कंप्रेसर भी जो है हीट फेंकता है। अगर जितनी ज़्यादा चीज़ गर्मी होगी उतनी ज़्यादा वो हीट फेंकेगा कंप्रेसर, तो इसके कारण जो है कमरे का ताप धीरे-धीरे गर्म ही होगा, बढ़ेगा ही, ठीक है? ये नोट करना है अपन को। फ्रिज में तापमान मापने वाला सेंसर होता है। जब हम फ्रिज का दरवाज़ा खुला रखते हैं, जब वे सेंसर तापमान को मापते हैं, ठीक है? तो ये बहुत अधिक होगा। बट गेट खुला है फ्रिज का, तापमान को वो नापेगा, तो देखेगा कमरे का टेम्परेचर तो अधिक ही होगा, क्योंकि अब कमरा भी फ्रिज का एक हिस्सा बन गया, क्योंकि जो है फ्रिज का गेट खुला है, तो कमरा भी फ्रिज का हिस्सा बन गया। अब वह कंप्रेसर को बताएगा कि अंदर बहुत अधिक गर्मी है, इसलिए जो शीतलक होता है जो फ्रिज के अंदर और एसी के अंदर लगाया जाता है, वो अधिक तेजी से जो है कार्य करेगा और इस चक्कर में कंप्रेसर अधिक शक्ति लगे लेगा। शीतलक अधिक और कंप्रेसर दोनों कमरे में पहले की तुलना में अधिक गर्मी जो है इकट्ठा कर देंगे। इसका मतलब जो है क्या है कि फ्रिज जो तापमान को कम कर रहा था वही गर्मी के रूप में कमरे में वापस आ रहा है। इस तरह से कमरे का तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा। पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर या ऊपर रहता है? तो 1/10 पार्ट है वाटर का, वो पानी की सतह से ऊपर रहेगा। ये अपन को नोट करना है। क्यों रहेगा? अभी देखते हैं इसकी डिटेल्स। डिटेल्स में देखिए, बर्फ का आयतन पानी से ज़्यादा होता है। ये अपनी देखा ही है अभी कि बर्फ का आयतन होता है पानी से जो है ज़्यादा होता है, इसलिए ये पानी पर तैरती है। जो है तैरते वक्त लगभग बर्फ का 1/10 भाग पानी से बाहर रहता है। प्याले में रखी बर्फ के पिघलने पर प्याले के पानी के तल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि बर्फ के दो टुकड़े एक साथ मिला दे तो वो एक साथ चिपक जाते हैं। बर्फ में नमक मिलाने पर इसका गलनांक बढ़ जाता है। इसे फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। इसका उपयोग आइसक्रीम विक्रेता करते हैं। ये अपन ने अभी बात की थी। ठीक है, वो क्वथनांक के अंदर, हिमांक के अंदर। ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? तो जो विकिरण विधि है ऊष्मा संचरण की, उसके द्वारा जो सूर्य की उत्सर्जित ऊष्मा है पृथ्वी तक पहुंचती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का आगामी और आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्य ताप इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो है ऊष्मा संचरण किसके द्वारा होता है? विकिरणों के द्वारा होता है। विकिरणें सूर्य से प्राप्त होती है और कम तरंगदैर्घ्य की होती है, इस कारण जो है ये विकिरणों के द्वारा जो है सूर्य से प्राप्त होता है। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? आगे की ओर झुकेगा क्यों? अब पहाड़ पर चढ़ रहा है, पहाड़ ऐसा तो नहीं है सड़क के जैसे सीधा है। सड़क के जैसे सीधा होता है तो उसका जो सेंट्रल ऑफ मास है, बॉडी का जो सेंट्रल ऑफ जो है वो अपने बीच में होगा। ठीक है, और अगर पहाड़ पे चढ़ रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी तो चेंज होगा। द्रव्यमान के अंदर जो है वो चेंज होगा बॉडी का, और द्रव्य अपने शरीर को स्थायी तो रखने के लिए जो है वो आगे की ओर झुकेगा, और द्रव्यमान केंद्र के कारण होता है ये स्थायित्व बढ़ाने के लिए। सामान्य मैदान में चलने पर गुरुत्व केंद्र चलने की दिशा गुरुत्व केंद्र या द्रव्यमान केंद्र अपने जो बॉडी का होता है, किसी भी वस्तु का होता है। ठीक है, अगर मैं देखो एक मोबाइल है, इसको मैं ऐसे रखना चाहूँ तो ये ऐसे रख दूँ, इसका जो सेंटर ऑफ पॉइंट एकदम बीच में है, सेंटर में है, तो ये इसका क्या है? द्रव्यमान केंद्र है। इस कारण जो है ये संतुलन अवस्था में है। अगर मैं इसको इधर करूंगा तो ये गिर जाएगा, तो इस कारण अपन को पता चल गया कि प्रत्येक जो वस्तु होती है उसका द्रव्यमान केंद्र होता है, और वो अपनी स्थायित्व ग्रहण करने के लिए जो है सेंटर ऑफ मास जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो भी स्थिति बदलते रहता है। जिससे पहाड़ पर जो है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति जो है आगे बढ़ गई, इसी कारण जो है व्यक्ति को थोड़ा सा झुकना पड़ा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। हो गया ये क्लियर? मिट्टी के घड़े के ठंडे होने का मुख्य कारण क्या है? वीडियो में 2022 के अंदर रिपीट हो चुका है, ये वाष्पन है। मिट्टी के जो ठंडा घड़ा है उसका ठंडा होने का कारण मिट्टी के घड़े के। क्वेश्चन की डिटेल है, मिट्टी के घड़े में रखे पानी में निरंतर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आपस में ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। रक्त हिम जो देखेंगे, देखा होगा, जो मटके पर है, अपन देखते हैं मटका लाने से पहले खरीदने भी जाते हैं तब, तो उसके अंदर जो है जो पानी का रिसाव होगा, मतलब पानी जो है वाष्पीकृत होगा और बाहर निकलेगा, मटका चुएगा थोड़ा सा, तो उसके अंदर जो होगा वो ठंडा होगा पानी। और जिसके अंदर मटका रूखा हो जाता है, सूखा हो जाता है, वो खराब हो जाता है, काफी ज्यादा पुराना मटका होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो जो है पानी का रिसाव होता है वो बंद हो जाता है। कभी आपने देखा होगा
जो अपने फ्रिज की बोतल है, फ्रिज में से बोतल निकाल ले ठंडी, तो उसके बाद में जो है बोतल के बाहर वो जो है पानी की बूंदें आ जाती है, तो वो है वाष्पीकरण की। ठीक है, वो एटमॉस्फेयर की जो है नमी से क्रिया करके जो है वाष्पीकरण की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से जो है मटके के बाहरी भाग पर भी जो है बूंदें होती है, जिसके कारण जो है मटके का पानी जो है ठंडा रखने में सहायता मिलती है। रक्त हीम घटना होती है। रक्त हीम घटना एक शैवाल के कारण होती है। देखते हैं डिटेल्स में। हरे शैवाल की विभिन्न प्रजातियां, जिनमें लाल सहित विभिन्न रंजकताएं, क्लेमाइडोमोनास निवालिस एक कोशिकीय लाल रंग का संश्लेषक होती है, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से गुजरते हुए बर्फ को लाल रंग के दाग देती है। इसे ही रक्तहीम घटना का नाम दिया गया है। विसरण धारा क्या होती है? विसरण धारा होती है आवेश की उच्च घनत्व में निम्न घनत्व की ओर गति। जो आवेश की जो है उच्च घनत्व से हाई डेंसिटी से निम्न डेंसिटी से की ओर जो है मोशन होता है। ये अपने और डिटेल्स के देखते हैं। दो इलेक्ट्रोड जिसे पीएन संधि डायोड का अर्धचालक डायोड कहते हैं। पीएन संधि में एन भाग में इलेक्ट्रॉन सांद्रता अधिक होती है, वह पी भाग में होलों की सांद्रता अधिक होती है, जिसके कारण एन भाग से इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर विस्तृत होते हैं, वह होल पी भाग से एन भाग की ओर विस्तृत होते हैं। इस कारण से पीएन संधि में धारा प्रवाहित होती है, जिसे विसरण धारा कहते हैं। विसरण धारा मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, ये होती है पी और ये होती है एन। फिजिक्स के अंदर बता रहे हैं ये पीएन संधि डायोड होता है। डायोड वगैरह आपने देखा होगा, ट्रांजिस्टर वगैरह और कुछ ऐसे ऐसे कुंडली बनी हुई लगी रहती है, तो उनको डायोड या ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये पीएन संधि डायोड होता है एक। पीएन संधि के अंदर क्या बताया कि पीएन संधि में एन भाग में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता, एन जो भाग है इस साइड तो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता अधिक होगी, और पी भाग होता है, पी भाग के अंदर होल जो ऐसे गोल होते हैं छिद्र, उनकी सांद्रता मतलब अधिक होती है। तो अपन को पता है कि जो आवेश है उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। तो पी से जो है एन भाग की ओर जो जाएगा आवेश, इसके अंदर ट्रांसफर होगा इधर से इधर आवेश क्यू। ठीक है, आवेश क्यू इधर से उधर ट्रांसफर होगा, तो इसको ये जो है विसरण धारा होगी, मतलब विसरण बहकर जो है धारा जा रही है, तो विसरण धारा बोल दिया इसको। ये पीएन संधि डायोड बन गया अपना। गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे जो है परावर्तक होते हैं। सफेद कपड़े वही होते हैं, सफेद रंग का अगर हम समझा जाए तो जो सफेद रंग सभी रंगों को जो है उत्सर्जित करके सफेद रंग बनता है। और अगर उसकी अपोजिट में हम देखा जाए ब्लैक रंग, जो ब्लैक रंग होता है वो सारे जो कलर है जितने भी है उनको सबको ऑब्जर्व कर लेता है, तो ब्लैक जो है कलर बन जाता है। तो ये अपन को नोट करना है। सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, जिसके कारण सफेद कपड़े धूप से राहत पहुंचाते हैं। इसी कारण गर्मियों में सफेद कपड़े पहन जाते हैं। फिर व्हाइट कपड़ा है तो वो जो है ऊष्मा को ऑब्जर्व नहीं करेगा, ऊष्मा को ग्रहण नहीं करेगा, तो वो गर्म नहीं होगा, ठंडा रहेगा। और उसकी तुलना में अगर देखें, सर्दियों में काले रंग के कपड़े पहन जाते हैं, काले रंग के स्वेटर पहन जाते हैं। क्यों पहन जाते हैं? कि उसके काला रंग है जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, ऊष्मा को जो ऑब्जर्व कर लेता है काला रंग बहुत जल्दी। आपने देखा होगा काले कलर की अपनी सीट है बाइक की, तो वो जल्दी से जो है गर्म हो जाती है सूर्य के संपर्क में आते हैं, तो वो क्या है काला रंग जो है ऊष्मा को अच्छे जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता है, इसी कारण होता है ये अपन ने बता ही दिया कि काला रंग होता है जो सभी रंगों को ऑब्जर्व करता है, और जो है व्हाइट रंग है जो सभी रंगों को उत्सर्जित करके बनता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक दाब अधिक होने पर बढ़ जाता है। अधिक ऊंचे ताप पर उबलने के कारण यह खाद्य सामग्री को ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे भोजन शीघ्र ही पक जाता है। ठीक है, जो प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर दाब बढ़ जाता है, भाई ढक्कन लगा देते हैं, दाब बढ़ाने के लिए लगाते हैं, गैस वगैरह होता है तो उसके अंदर, और ये जरूरत से ज्यादा दाब बढ़ जाता है तो सीटी के थ्रू जो बाहर निकल जाता है। सीटी नहीं हो तो वो सीटी अगर जाम हो गई है बाई चांस, तो कुकर फटने की संभावना बन जाती है। तो इसको सेफ्टी से यूज भी करना चाहिए अपन को, नहीं तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है। वही है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हो गया किस कारण होता है जल्दी पकता है, उसके अंदर दाब अधिक होने के कारण जो है क्वथनांक के कारण वो उबलने की खाद्य सामग्री उबल जाती है जल्दी से और भोजन शीघ्र पक जाता है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं। देखिए व्यतिकरण जो है वो फ्रिंजें प्राप्त होती है। साबुन के जो बुलबुले होते हैं उनके ऊपर श्वेत प्रकाश, सूर्य से आने वाले प्रकाश को श्वेत प्रकाश बोलते हैं, अगर वो डलेगा तो व्यतिकरण की घटना होगी। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगों के दिखाई देने के पीछे व्यतिकरण का सिद्धांत है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुलों पर पड़ती है तो उनका बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तक होकर
प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती है। दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूह की कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यतिकरण होता है, जिसके फलस्वरूप रंग दिखाई पड़ते हैं। वह अलग अलग रंग दिखाई देते ही अपन को। कुछ तो ना इसकी सतह से रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ इसके अंदर जाके फिर रिफ्लेक्ट होंगे। तो अपनी जो आंखें होती है उसको जो है कलर जो है दिखाई देते हैं बबल्स के अंदर। कभी देखा होगा आपने श्वेत प्रकाश, तो जन नॉर्मली सूर्य का प्रकाश होता है, वो पड़ने पर तो बुलबुले होते हैं, उसके अंदर जो कलर होता है अलग सा, कुछ हरा या फिर रेड कुछ ऐसा, तो देखा होगा आपने। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों जो है लहरें होती है। जब शांत तालाब होता है उसके अंदर पत्थर फेंका जाता है, तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें, एक तालाब है शांत, ठीक है, इन पानी में पत्थर फेंक दिए उन्हें, पानी में पत्थर फेंके बाद में जो है कुछ पानी तो जो है यहाँ उठसी एकदम यहाँ लहरा के रूप में, ठीक है, एकदम से कोई अठिन उठसी कोई अठिन उठसी। तो वो तो हो गयो, एक तो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ हो जाकर इयन सीधी, और एक हो जाकर इयन लहरा के रूप में, ठीक है। एक अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तो एकदम सीधी, और अनुप्रस्थ इयन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आपा जाना, वो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ है। यदि किसी शांत जल में कोई पत्थर का टुकड़ा फेंका जाए तो जहां पर पत्थर गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। वह विक्षोभ मतलब क्या हुआ है? विक्षोभ मतलब साइंस की लैंग्वेज में हो जाकर कंपन, कंपन आप जानिए या वाइब्रेट हो उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न तरंग को गति की दिशा में दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में अनुदैर्ध्य, वे कंपन की दिशा जैसी जटिल है, जटिल वाइब्रेशन उसी बठिन तो अनुदैर्ध्य तथा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का ही हुआ लंबवत हुआ, मैं बता दियो बार एकदम परपेंडिकुलर सीधी, और अनुदैर्ध्य जो है एकदम आडी, ठीक है, कंपन की दिशा में। कंपन की दिशा में मतलब जी जितना एरिया तक है ना आप पत्थर फेंकिया जठिन तो कंपन ज्यादा हुई, कंपन ज्यादा हुई तो फिर आसपास की जो उछल सी इस साइड अठीनू अठीनू, तो वो कंपन की दिशा होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। भाई वो चीज ध्यान रखनी है कि लोहा को घनत्व जो है पानी में तो अधिक है, भाई लोहा तो पानी में तो भारी रेसी, पारा में कम रेसी। लोहे का घनत्व ओ हो गयो, पारे का घनत्व ओ हो गयो, ये डिटेल्स आप देख लेना। डूबा जाता है तब उसके द्वारा जो विस्थापित द्रव पानी का भार कील के भार से कम हो जाता है, इसलिए वह पानी में डूब जाती है। परंतु उसी कील को जब पारे में डुबाया जाता है तब उसके द्वारा विस्थापित पारे का भाग कील के भार से अधिक होता है, इसलिए कील जो है पारे में तैरती है। कील तो पारा पर तैरसी और पानी के अंदर कील है डूब जाती। कारण का ये है, लोहा को घनत्व पानी से अधिक है। लोहा को घनत्व जो पानी में तो अधिक है, जो जो का ये लोहा नीचे बैठ जाए, और पारा में जो है कम है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों नहीं बनती भाई? वाष्पीकरण दर का ही हुआ है, तेज हुआ है। भाई हवा तेज हो बेसी तो वाष्पीकरण का ही हुआ, जल्दी जल्दी हो जाए। जो ओस तो बनसी को नहीं, ओस ने तो हवा खुद का साथ ही बाहर ले जाए, वो होगा मेन कारण। और यह दैनिक जीवन में वाष्पीकरण के व्यवहारिक उदाहरण, बरसात के दिनों में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है। यही कारण है कि गीले कपड़े गर्मियों में जल्दी व बरसात में देर से सूखते हैं। सुराही में रखा गया पानी उसके सूक्ष्म छिद्रों से बाहर इसी कारण होता है। पंखे के चलने पर हमें शीतलता अनुभव होती है, भाई वही कारण है। यदि थोड़ी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ली जाए तो यह हाथ से उष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाए, जिसके कारण हथेली पर ईथर क्यों लो आपने तो बहुत थिनर रेवन है, नेल पॉलिश ने उतारे न पेंट करे न बिन कभी हाथ में लेट देखने न ठंडक महसूस होती, क्योंकि वो वाष्पीकृत हो जाए थोड़ी देर में हवाओं तो उड़ जाए और हथेली पर जो है आपने ठंडक ठंडक जो है महसूस होने लग जाए। तो एक मुख्य कारण का ही वाष्पीकरण की दर जो है तेज हो। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाई भाप रेवन, भाप क्यों बने? पानी उबल सी ज्यों ही भाप बन सी, कुछ कोई चीज हो, ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा रेवे जी कारण जो है भाप है ना ज्यादा गर्म रहे, आप भाप ने ज्यादा लंबे समय तक जो है हानिकारक रहे, उबलता पानी ना ज्यादा हानिकारक रहे। कोई क्या तो भाप या दिक्कत होने, लेकिन भाप लग गया बाद में थाने पत्तो काई हुआ सुर तुरंत फालो उठ जावे। रोटी बनावा जब पूछो कदी, या फिर थे बनाई ओली कदी लागी ओली भाप, भाप भाई ये रोटी में निकले ना बा फूक, लेकिन बा फूक नुकसान कर दे, हाथ ही चिरमरा झल्लाट लगे। तो चलो फालतू बोल दियो मैं ज्यादा, तो माफी चालू। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास,
ये अपने देख ही लिया, डिटेल्स दे रखी है इसके अंदर। प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। बस छत के नीचे तो दाब सामान्य रहे और वायु को दाब छत के ऊपर जो है उच्च वायु दाब उत्पन्न करे। ये कारण जो है सामान्य वायु दाब उच्च वायु दाब भी कारण जो है हल्की जो रेवे वे तो उड़ जावे और जो भारी रेवे वे बचड़ी रह जाए। तो नीचे तो है निम्न वायुदाब बने रहे, ऊपर उच्च वायुदाब बने रहे। पवन हमेशा निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब के क्षेत्र की ओर जावे, तो चद्दर ने तो उड़ाड़ ली जाएगी। नीचे निम्न वायुदाब बने रहे, ऊपर उच्च बने रहे। ठीक है, और सही में बांध है तो बैठाना जी। बर्नौलीज का सिद्धांत जो है, तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाती है, क्योंकि छत के ऊपर वायु आंधी के कारण तीव्र गति से बहती, इससे छत के ऊपर का दाब कम हो जाता है, जबकि छत के नीचे कमरे के अंदर की वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। फलत टीन की छतें उड़कर दूर जा गिरती है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारारेखीय प्रवाह में बहती है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा यानी दबाव, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थित ऊर्जा का योग नियत रहता है। इसी कारण जो है तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है। डिटेल्स बहुत। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। भाई बर्फ के अंदर जो है ना बॉन्ड है बाको अंदर दाब अधिक हुआ है, भी कारण जो है बाको गलनांक जो है घट जाए। गलनांक धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे घटा है। डिटेल्स में देख लिया। बर्फ के जब दो टुकड़ों को आपस में दबाया जाता है, तब उनका गलनांक कम हो जाता है और उनके बीच पानी की एक परत तैयार हो जाती है। बाद में जब दबाव हटाया जाता है, तब पानी की यही परत जम जाती है। यही कारण है कि दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के जब दो टुकड़ों को आपस में दबाया जाता है, तो उनका गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, उनके बीच में पानी की एक परत तैयार हो जाती है। टुकड़ा ने दबा से जब बीच में तो कुछ ना कुछ तो पानी बन सी, तो बाद में दबाव को हटाया जाता है। दबाव ने हटावा का ही हुआ है, पानी की यही परत जो है वापस जम जाती है। यही कारण है कि दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? अदिश राशि जी की कोई दिशा बन रही है। विद्युत धारा जो है अदिश राशि है। विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र और त्वरण जो है एक सदिश राशि है। सदिश राशि विथ दिशा, विथ डायरेक्शन जो है बस सदिश हो जाकर है, और जी कोई दिशा नहीं हुआ फिक्स, और बा ये अगर अदिश। जिस भौतिक राशि में मात्रक तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण वेग, वेग वेग को मात्रक आपने पता है स्पीड के लिए। बल को मात्रक न्यूटन हुआ है। संवेग को मात्रक त्वरण, विस्थापन, प्रवणता, भार। भार भाई मतलब वजन, वजन नापा किलोग्राम में तोला, ग्राम में तोला, तो इकाई को मात्रक भी है। और आगे का ये दिशा भी हुआ है। ठीक है, कोई वस्तु अगर लटकेड़ी है, लटकेड़ी है तो वो बाहर की साइड लागी, नीचे की साइड लागी, तो इकाई होगी इको दिशा होगी। तो अब भार भी का ये सदिश राशि होगी। चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ये सब सदिश राशि है। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। चाल, प्रतिरोध, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, तापमान, ऊर्जा, शक्ति, समय, गति, घनत्व, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, हम का ये परिमाण ही वो ओनली। चाल को जो है मीटर स्पीड बता दी 80 है, लेकिन कठिन चाल रही है, कोई डायरेक्शन को नहीं। प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, दूरी डिस्टेंस, 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, लेकिन डायरेक्शन डायरेक्शन को कोई पता को नहीं पड़, जो परिमाण परिमाण ज्ञात हो रहे, तो इन अंदर इन का किया करे अदिश राशि किया करे। क्षेत्रफल कोई नहीं कि जो 420 स्क्वायर फुट है, लेकिन क्षेत्रफल की कोई दिशा है कि कोई दिशा वो नहीं, तो आ गई है अदिश राशि। सदिश राशि पहचानिए। सदिश राशि दाब कोनी, दूरी कोनी, तापमान कोनी। ठीक है, थोड़ा दो चार है तो कुछ चीजें याद करवा की भी हुआ है, कुछ चीजें समझवा की हुआ है। संवेग जो है सदिश राशि है। संवेग मतलब मैं ना इस साइड ये पत्थर न फेंक रही हूँ, तो भाई वो संवेग जो है ई दिशा के अंदर रही, उत्तर में रही तो उत्तर में रही। संवेग मतलब वस्तु की गति, गति की दिशा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, त्वरण है ही है। वेग में परिवर्तन की दर ने त्वरण किया। टॉर्क, टॉर्क बाई चीज है। अब आप बताइए मुड़ाव के अंदर जो घुमा वो अभिकेंद्रित बल काम करे। अभी की भी एक दिशा हुआ है अभिकेंद्रण बल की। ठीक है, वो मुड़ाव में साइकिल से वार कर मुड़ रही है तो अभी की दिशा आगे की साइड है, तो वो दिशा के साथ है। ठीक है, तो अभी सदिश होगी। आवेग है अभी सदिश है, त्वरण भी सदिश है। प्रतिरोध जो है
अदिश राशि है तो प्रतिरोध सदिश नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन गलत कराने की खातिर नहीं है ज्ञान का दिया गया। प्राचीन काल में चिकित्सा शाखा से संबंधित अष्टांग हृदय की रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की है? अष्टांग हृदय वाग्भट द्वारा लिखित है, ये अपन को नोट करना है। अष्टांग हृदय आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचयिता वाग्भट है। इस ग्रंथ में औषधि और शल्य चिकित्सा दोनों का समावेश है। वाग्भट ने अपने विवेक से अनेक प्रसंगोचित विषयों का प्रस्तुत ग्रंथ में समावेश किया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता अष्टांग हृदय को सम्मिलित रूप से बृहत्तरीय कहते हैं। अष्टांग हृदय में आयुर्वेद के संपूर्ण विषय का आयाचित चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शल्य के आदि 8 अंगों का वर्णन है। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक की है? जेल प्रहरी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। डायरेक्ट वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। प्रिंसिपिया जो है इससे एक न्यूटन की है। आइजैक न्यूटन बोलते हैं इसे। एक थोड़ा टाइपिंग एरर है। आइजैक न्यूटन देखो लिखा हुआ है। आइजैक न्यूटन का जन्म 1642 से, कोई पूछेगा नहीं, वैसे पूछ भी लेता है पता नहीं। इंग्लैंड के वुल्सथोर्प नामक शहर में हुआ। न्यूटन ने दी प्रिंसिपा मैथमेटिका नामक महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने गति के तीनों नियम तथा गुरुत्वाकर्षण के सर्वोच्च नियम का प्रतिपादन किया। ग्रेविटी का नियम तो याद रहता है, लेकिन उस बुक के अंदर की न्यूटन के द्वारा वो ये नोट करना है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ठीक है, ये बुक है उनके उनके अंदर इन्होंने गति के नियम का उल्लेख किया है और गुरुत्वाकर्षण बल का। केपलर के ग्रह गति के नियमों की विधिवत व्याख्या करते हुए सन 1704 ईस्वी में न्यूटन ने एक अन्य उत्कृष्ट ग्रंथ ऑप्टिक्स प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपने प्रकाश तथा वर्ण संबंधित कार्य का सार प्रस्तुत किया है। पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान जो है बोधायन है। नोट करना है अपन को। पाई के मान का परिकलन जो 3.1416 है, बोधायन ने किया था, तथा पाई का मान 3.146 जो है आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम अवगत कराया। आर्यभट्ट ने जो है 3.146 होता है इसका पाई का एग्जैक्ट वैल्यू वो बताया, और मान का परिकलन जो है बोधायन ने दिया था। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? भाई, जमने के बाद पानी का आयतन जो है आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाएगा तो जो है उसका जो है स्पेस ज्यादा चाहिए, उसको स्पेस ज्यादा चाहिए तो उसके अंदर जो है दाब लगेगा। दाब लगने के कारण जो है पाइप फट जाता है। जाड़े मतलब एकदम कड़ाके की ठंड। सर्दियों के मौसम में तापमान गिर जाता है, उसी कारण जो है पानी बर्फ में बदल जाता है और इतना आयतन बढ़ जाता है कि इस कारण पाइपों के अंदर भी आयतन में वृद्धि होती है, और अधिक आयतन बढ़ने के कारण पानी के पाइपों में दरारें पड़ जाती है और वे फट जाते हैं। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? बाईफोकल मतलब द्विफोकस जो लेंस होते हैं उनका उनका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। ये नोट करना है अपन को। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, बाईफोकल लेंस का आविष्कार 1784 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बाईफोकल लेंस में दो अलग अलग ऑप्टिकल शक्तियां, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि के साथ एक लेंस बनाया जाता है। एक तो देखो उत्तल होता है और एक अवतल, दोनों इसके अंदर जो है लेंस लगाए जाते हैं बाईफोकल के अंदर। और आविष्कार किसने किया है इसका? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। समुद्र विज्ञान के जनक जो है मैथ्यू मोरे हैं। पीएसआई के अंदर पूछा है, समुद्र विज्ञान के जनक मैथ्यू मोरे। आधुनिक समुद्र विज्ञान के जनक मैथ्यू मोरे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर यूजिन लॉफोंट का भारत में आधुनिक समुद्र विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। थर्म किसका यूनिट है? थर्म जो है ऊष्मा का यूनिट है। थर्म प्रतीक चिन्ह THM। ऊष्मीय ऊर्जा का गैर असाई मात्रक है। ठीक है, असाई मात्रक नहीं है, गैर असाई मात्रक है। यह जो है 1 लाख जो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU के समतुल्य होती है। जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो तापमान और आयतन दोनों में क्या होगा? वृद्धि होगा। गैस है स्थिर दाब पर होगा तो तापमान और आयतन दोनों बढ़ेगा। जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होगी। यदि किसी गैस का दाब स्थिर रखा जाए तो उसका तापमान बढ़ाने से उसका आयतन बढ़ जाएगा। इससे गैस का तापीय प्रसार कहा जाता है। गैस का तापमान तो स्थिर है, लेकिन उसके जो है सॉरी उसका जो है गैस का दाब स्थिर दाब पर गर्म किया स्थिर दाब पर जो गर्म किया जाता है, तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होगी। घर्षण गुणांक की विमा है। घर्षण गुणांक एक विमाहीन राशि है, ये अपन नोट करना है, पूछा जाता है कंफ्यूजन के लिए। तो घर्षण गुणांक जो है विमाहीन राशि है। चूंकि घर्षण गुणांक दो बलों का अनुपात होता है, अतः इसका कोई आयाम नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है
क्वेश्चन नंबर जो है पृष्ठ तनाव, ये होता है बल बटा लंबाई। ठीक है, जितना बल है उसके ऊपर लंबाई। और देखिए, बल की विमा होती है L1, और जो सॉरी बल की जो विमा होती है M1 L1 T-2, और लंबाई की विमा होती है L1। ठीक है, लंबाई मीटर से नापते हैं, मीटर लेंथ L1, और ये हो गया M1 L1 T-2। अब ये L1 ऊपर गया तो इससे तो ये कट गया, L क्या हो गया 0, M1 L0 T-2। तो इसकी विमा क्या हो गई, M1 L0 T-2। एम के एस के अंदर जो इकाई है किसकी, पृष्ठ तनाव की, वो न्यूटन मीटर है, और सीजीएस के अंदर है डाइन है। अपना जो है क्वेश्चन का कौन सा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका से हो जाएगा M1 L0 T-2। ये पृष्ठ तनाव की विमा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो टेकोमीटर जो है उसका उपकरण को यूज किया जाता है। जो है वायुयान के इंजन की प्रति मिनट जो है परिक्रमण की संख्या, जो रोटेशन की संख्या, उसको मापने के लिए टेकोमीटर एक ऐसी यंत्र है जो वैद्युतिक मीटर की घूर्णीय गति अथवा वाहन की घूर्णीय गति को मापता है। जब दाब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ाएगा तो बर्फ बर्फ का गलनांक है वो जाहिर सी बात है घटेगा। ठीक है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, क्योंकि दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है और पानी की मात्रा बर्फ से घट जाती है। पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं। पुनेट वर्ग से अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। सीईटी के अंदर आ चुका है क्वेश्चन 2023 के अंदर। पुनेट वर्ग एक वर्ग आरेख है जिसका उपयोग किसी विशेष क्रॉस या प्रजनन प्रयोग के जीनोटाइप की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। इसका नाम रेजिनाल्ड सी पुनेट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1905 में दृष्टिकोण तैयार किया था। द्रव का आयतन मात्रक है, आयतन का जो मात्रक है द्रव का वो लीटर है, ये नोट करना है। नेक्स्ट जो अपने पास है, द्रव के आयतन को उसके द्वारा लिए गए स्थान या पात्र के तरल पदार्थ की क्षमता द्वारा समझा जा सकता है, जिसे लीटर में मापा जाता है। इसकी विमा होती है M0L3T0। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इस कारण L3 हो गया। तेल पानी में क्यों नहीं घुलता, तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं, इस कारण जो है तेल पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता। पानी में वे पदार्थ नहीं घुलते जिनके अणुओं के संरचना में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, सहसंयोजक जो है बंध होता है, जिसके अंदर सहसंयोजक बंध होगा वो पानी के अंदर नहीं घुलेंगे। तेल के अणु में पानी में तैरते हैं, क्योंकि पानी और तेल के अणुओं के बीच का आकर्षण बल तेल के अणुओं के आकर्षण बल से कम होता है, अतः तेल छोटी छोटी बूंदों के रूप में तैरता रहता है और पानी में नहीं घुलता है। मरुस्थल में मृग तृष्णा से निर्माण का कारण है ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता जाता है, जिसके कारण जो है मृग तृष्णा का निर्माण होता है मरुस्थल के अंदर। मृग तृष्णा वही चीज है जो अपन को मतलब ऐसे लगता है कि आभास होता है कि आगे कुछ समुद्र है या जल टाइप से है, लेकिन उधर कुछ नहीं रहता, फिर भी अपने को होता है आभास, जो होता है वायुमंडलीय परतों की जो है अपवर्तनांक के कारण होता है ये। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। तो 31 मई को जो है विश्व परमाणु निषेध दिवस मनाया जाता है। पारसी परिवार में जन्मे टाटा परिवार से संबंधित वैज्ञानिक थे, जन्मे व टाटा परिवार से संबंधित थे, होमी जहांगीर बाबा थे। पुष्पों के विभिन्न भागों को कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराने में किसे सहायता मिली। तो पंचानन महेश्वरी है, उनको जो है पुष्पों के विभिन्न भागों को कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराने में सहायता मिली है पंचानन महेश्वरी जी को। अन्य जो है महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रकाश वर्ष है जो लाइट ईयर है, ये खगोलीय दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, वो पारसेक है। एक पारसेक के अंदर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। खगोलीय मात्रक जो है ये दूरी का मात्रक है, पृथ्वी की सूर्य से मध्य दूरी के तुल्य होती है। ये वैसे कम आएगा, लेकिन नोट कर सकते हैं ध्यान रखने के लिए। 1 AU होता है 1.496 इंटू 10⁸ हॉर्स पावर जो होता है ये शक्ति का मात्रक है। 1 हॉर्स पावर HP 746 जो है 746 वॉट और 446 जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। ये भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जूल पर सेकंड या वॉट दोनों राइट है। क्यूरी ये रेडियो एक्टिविटी का जो है उसका मात्रक होता है। N1 क्यूरी इक्वल टू 3 टू पावर 10 टू 10 के पावर 10। ठीक है,
मापन के मात्रक एक दृष्टि में एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, कैलोरी का ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बेल, कूलाम जो है विद्युत आवेश का मात्रक है, हेनरी प्रेरक तत्व का, वॉट शक्ति का, पॉइज शांता का, ठीक है, रेड विकिरण का, न्यूटन या डाइन बल का, विभवांतर वोल्ट का, एंगस्ट्रॉम जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, उसका मात्रक है, द्युतीय तीव्रता का मात्रक कैंडेला, बेल का 10वां भाग या ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो होता है डेसिबल होता है, विद्युत धारा का मात्रक है वो फेरेड है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल, दाब का जो मात्रक है वो पास्कल, रेडियो एक्टिविटी का मात्रक अपने देखा था ये क्यूरी है, और पिंडों का कोणीय दूरी सेक्सटेट है ना सेक्टेट, और प्रदीपन तीव्रता की जो है उसका मात्रक है ल्यूमेन, और वो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। ल्यूमेन अपने देखा है ल्यूमिनस के जो बल्ब आते हैं, तो ये भी अपन जानते हैं प्रदीपन तीव्रता वही होती है बल्ब वाली, उस बल्ब की इंटेंसिटी प्रकाश की इंटेंसिटी तो ल्यूमेन, ठीक है। ल्यूमेन का मात्रक प्रदीपन तीव्रता का मात्रक जो है ल्यूमेन है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।